मैं नदीम अहमद ले लगभग 12-13 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th जेई नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी बहरहाल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं 12th बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के लिए एक यूनिट होती है, तो आप लोग जानते होंगे मैग्नेटिज्म के नाम से वो यूनिट है। अब ये जो यूनिट है मैग्नेटिज्म में के अंदर हमारे टोटल 4 चैप्टर आते हैं। मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में टोटल 4 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर होता है हमारा, ये होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। दूसरा होता है मैग्नेटिक मैटर। तीसरा होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा होता है अल्टरनेटिंग। 4 चैप्टर होते हैं टोटल। तो अब ये चैप्टर नीट के लिए भी है, चैप्टर जेई के लिए भी है, और ये चैप्टर बोर्ड के लिए। अब बहरहाल अभी मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका जो वेटेज अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम में, आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में, तो लगभग 16 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। और इस 16 मार्क्स में से सबसे ज्यादा जो आता है क्वेश्चन वो इस चैप्टर से आता है और इस चैप्टर। मतलब अगर हम 16 नंबर को डिवाइड करें तो आप ऐसे समझिए कि लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, और बाकी बचा 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो अपने आप में ये 5 नंबर, कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो 6 नंबर 7 नंबर भी ये वेटेज रखता है। आज बहरहाल हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये 16 नंबर का, और अगर टाइम रहा 1-2 यूनिट और करवा देंगे ताकि आपका कम से कम 35 से 40 नंबर सिक्योर हो जाए, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको गेन कर पाए। तो अभी बहरहाल हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए क्या है अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो चैप्टर है ये आपका देखिए पहला चैप्टर है 12th में, जो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। तो अगर हम करंट की बात करें कि करंट करंट आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहाँ ये सब बात नहीं करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात करना है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, वो सब पूरा एक चैप्टर है। 12th में अगर आप देखेंगे तो 3rd चैप्टर पूरा यही है। यहाँ पर हमारा मकसद है अल्टरनेटिंग करंट समझाना, तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस हम आपको ये बताते हैं कि करंट बेसिकली जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है डीसी करंट, डीसी करंट, और दूसरा हमारा होता है एसी। अब ये जो डीसी करंट है इसका सोर्स आपको पता है बैटरी होता है। इसका सोर्स जो होता है बैटरी होता है, सेल होता है, ऐसे प्लस माइनस का ईएमएफ अगर ई है, ये हमारा डीसी का सोर्स होगा। अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली वो ऐसे करते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का रिप्रेजेंटेशन, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम डीसी की बात करें तो डायरेक्ट करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है।
अब अगर हम इसकी बात करें तो हम ये मानते हैं कि ये ग्राफ इनफाइनाइट पे जाके अपने आप को रिपीट करेगा, ग्राफ इनफाइनाइट पे अपने आप को जाके रिपीट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड अगर जो होगा ये हम मान लेंगे इनफाइनाइट होगा। आपको पता होगा, आपने यूकेजी एलकेजी में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अगर हम रखें 1 अपॉन इनफाइनाइट तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 0, एक पॉइंट ये है, तो आप दिमाग में। बहरहाल इस पे हम लोग बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, हमको मेन एसी पे बात। ये जो डीसी है, आपको 2-3 पॉइंट याद रखें कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। दूसरी बात ये है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, देखिए सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट की बात क्या अगर हम करें, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये हमारा बाई डायरेक्शनल सिग्नल होता है। क्या होता है बच्चों, बाई डायरेक्शनल सिग्नल, बाई डायरेक्शनल सिग्नल। अब बात आती है सर बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये करंट कुछ ऐसे फ्लो कर, मतलब जैसे ये करंट है आपका आई, ये मान लीजिए टाइम के साथ अगर आप देखेंगे, देखिए ये पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, है ना। पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है, इसके इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा बाई डायरेक्शनल हो गया। दूसरी बात ये है, अगर हम यहां पर टाइम टी रखें तो आप देख रहे होंगे इसको, और अगर आगे हम फर्दर अगर बढ़ा दें ऐसे करके, ऐसे करके अगर हम बढ़ा दें तो ये देख देख रहे होंगे आप लोग, इस टाइम के बाद जैसे ये यहां से देखिए रिपीट कर रहा है, यहां से देखिए ये जैसे यहां से उठा है, देखिए अब टी टाइम के बाद यहां से उठ रहा है, का मतलब इस टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये एसी सिग्नल जो होता है या एसी करंट जो होता है क्या होता है, ये पीरियोडिक होता है। अगर इसके ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टी हो गया। इसका मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड अगर है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t हो जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन से, टी इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो। ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका फार्मूला क्या होता है, πf होता है, को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका क्या होता है फार्मूला, 2πf होता है। अब एक चीज यहां पर समझिए, अल्टरनेटिंग करंट पहली बात बाई डायरेक्शनल होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, इसका ये पीरियोडिक होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी 1/t लिख सकते हैं हम लोग, या अगर आप इसके टर्म में लिखेंगे π/ओमेगा के टर्म में तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ 2π/ओमेगा रखेंगे, ओमेगा/2, ठीक है। इसकी यूनिट आपको पता है हर्ट्ज होती है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हो गई आपकी, जो हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको बताएं। अब कुछ बातें हम आपको और बताते हैं, जैसे ये करंट मैक्सिमम, देखिए जैसे क्या है, यहां ये मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड अचीव कर रहा है, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम जहां तक ये जाता है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर फेज होता है, तो फेज कैसे होता है, सारी चीजें ये अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे मेन चीज ही कैसे रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आई इज इक्वल टू, अच्छा देखिए ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देखिए यहां पर इसकी वैल्यू ये है, यहां पर वैल्यू ये, यहां पर वैल्यू मैक्सिमम हो, फिर यहां कम हो गई, फिर यहां और कम, यहां पर देखिए जीरो, फिर ये निगेटिव में जाने लगी, समझ रहे ना। तो वैल्यू मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती है। इक्वेशन जो इसका करंट का इक्वेशन होगा उसमें टाइम का फंक्शन आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका इक्वेशन लिखने का तरीका हो। अब यहां देखिए करंट देखिए टाइम पे डिपेंड, समझ रहे हैं ना, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। तो ये दो बातें हो गई यहां पर कि इसका इक्वेशन कैसे, अगर ये मान लीजिए वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इक्वल टू वी नॉट साइन टी लिखेंगे, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। यहां पर ये जो आई नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पीक करंट बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पीक करंट। वी नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज, तो हम लोग बोलते हैं पीक। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सिंपल अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, बहुत बेसिक बेसिक बातें एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं। कैसा होता है, ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल होता है, प्लस माइनस दोनों। दूसरी बात पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां से आप समझ सकते हैं। ये टाइम पे डिपेंड करता है, तो टाइम के साथ इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन,
मतलब टाइम के साथ ये कैसे वेरी करेगा, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो ये करंट का इक्वेशन होगा, ये वोल्टेज का इक्वेशन होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम बात करें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे होती तो कई प्रॉपर्टी, जैसे ये इसके अंदर ये पीरियोडिक होता है, फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर, फेज होता है इसके अंदर, बहुत सी प्रॉपर्टी। लेकिन जो दो मेन प्रॉपर्टी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो आती है कि अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होता है और इसकी एवरेज वैल्यू। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर हम जो बात करेंगे, जो देखिए अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कितना अचीव कर लें, है ना। तो अगर यहां पे हम दो बात, जो इंपॉर्टेंट दो बातें हैं वो यही है, पहला है इसकी एवरेज वैल्यू, पहली है इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मीन वैल्यू, और दूसरा होता है इसका आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन, है ना। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिए, सबसे मेन चीज क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैंने बताया ये किसका इक्वेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। वोल्टेज अगर है तो क्या होगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, है ना। तो अगर हम इसके एवरेज वैल्यू की बात करें, पहला अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें, इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज या मीन कैसे निकाला जाता है। अच्छा, मीन और एवरेज निकालने का तरीका आप लोगों को पता हो, कैसे निकाला जाता है मीन और एवरेज। अगर किसी भी चीज का मीन निकालना है तो क्या करते हैं, सबको सम कर देते हैं और जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसको कैलकुलस में कैसे मतलब हम लोग पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ने का तरीका, जैसे मान लीजिए एवरेज निकालना है, आई एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन जो इसका टाइम पीरियड होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके उसका पूरा टाइम पीरियड, और जो भी फंक्शन होगा, जैसे यहां करंट का फंक्शन है तो आई इंटू डी टी कर, ये एवरेज निकालने का फार्मूला, ये दिमाग में, है ना। अब सुनिए, अब ये जो इंटीग्रेशन हमने आपको बताया यहां पे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व होता है, या अंडर द कर्व होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम करंट का इक्वेशन लें, ध्यान से समझना, अगर हम करंट का इक्वेशन लें एक टाइम पीरियड के लिए, ऐसे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, कभी मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ, ये देखिए प्लस, मान लीजिए जीरो है, ये टी है, तो आधा क्या हो जाएगा टाइम इसका, t/2 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और ये करंट का इक्वेशन बन गया, तो जितना एरिया ये, जितना एरिया देखिए, जितना एरिया हम लोग यहाँ, ये जितना एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही एरिया ये लेगा। अब ये एरिया एक्सिस के ऊपर है, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो जीरो से लेके एक टाइम पीरियड तक अगर इसका टोटल एवरेज वैल्यू देखें तो इस करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा बेटा, होगा। एक जो है, एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, इसको बच्चों बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसकी एवरेज वैल्यू जीरो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी किस्मत खराब है तो इसको प्रूफ करवा लेता है, कहता है प्रूफ करिए कि इसकी एवरेज वैल्यू जीरो। अगर ये प्रूफ आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे इसकी एवरेज वैल्यू जीरो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, फार्मूला हम यही रखेंगे, आई एवरेज इक्वल टू 1/t, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से t, और करंट की वैल्यू क्या है बेटा, आई। देखिए ये आई है, आई का इक्वेशन क्या है हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी है इंटू, अब देखिए इसका अगर हम लोग आई एवरेज निकालेंगे, आई एवरेज इक्वल टू टी हो गया, आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, आई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू।
पीक वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो कंप्लीट, ये जितना मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू आई प्लस आई नॉट। और ये क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t साइन ओमेगा t इंटू डी। अब देखिए आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं पहले बता दूं, जैसे जो बच्चे बायो के होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा कमजोर हो, मैं आपको यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, पहले लगाए आप माइनस, और ये देखिए मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो एक्स और साइन के बीच में ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो आप 1 अपॉन में ले लीजिए, 1 अपॉन एम, और साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस एम एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन, ये चीज आप याद रखे रहना। अब देखिए हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, का ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा साइन का कॉस, अच्छा अपॉन ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, 0 से लेके टी तक, ये हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और ये रखेंगे वैल्यू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस, देखिए आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, आप ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो रखेंगे हम लोग पाई बाई टी, और एक टी आपका यहाँ पर है, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है, हम 1 रख देंगे, ये देखिए है ना। अब ये देखिए कॉस पाई, कॉस 2 पाई मतलब हो गया कॉस 360, कॉस 360 की वैल्यू जरा देखिए ध्यान से, इधर देखिए, ये हमारी कॉस की वैल्यू, ये हमारा कॉस का ग्राफ, अगर हम बात करें ये देखिए 0 हो गया। अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू देखिए, पाई यहाँ पर आएगा, -1 होता है, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई क्या हो जाएगा, पाई में 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 पाई, पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस का 1 होता है, क्या हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, यहाँ पर आ गया 1 माइनस हो गया मल्टीप्लाइड बाई सम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई एवरेज की, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, रटा भी होना चाहिए आपको ये, और ये तरीका भी पता होना चाहिए आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट, ठीक है। अब देखिए तो बात आती है सर फिर क्या इसका एवरेज वैल्यू नहीं निकाला जाता क्या, बिल्कुल निकाला जाता है, निकाला जाता है, लेकिन कहां तक के लिए, केवल हाफ साइकिल के लिए बच्चों, हाफ साइकिल के लिए निकाला। देखिए आगे बढ़ते हैं, हाफ साइकिल पे देखते हैं, तो अगर हम एवरेज वैल्यू देखें फॉर हाफ साइकिल हो जाएगा हमारा आई एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ साइकिल के लिए आप वो रखेंगे t बाई 2, तो पर आ जाएगा बाई टी हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t बाई 2, और ये हो जाएगा आपका i, ये हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू 2 बाई टी, हो जाएगा आपका 2 बाई टी, और वैल्यू रखेंगे 0 से बाई 2, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या क्या रखे थे, क्या फार्मूला है इसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, अब देखिए तो आई एवरेज इक्वल टू पाई टी, तो इंटीग्रेट करेंगे आई नॉट बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, ये हो जाएगा आपका
कॉस ओमेगा टी, लिमिट रखेंगे 0 से t/2, आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2I0 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं हम लोग, 2π/t, ठीक है। t इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π/t, यहाँ रख सकते हैं हम लोग ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी, है ना, ठीक है। t से t कैंसिल हो गया ये, और इसकी लिमिट रखेंगे हम लोग कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ यहीं पे रखते हुए चलते हैं 2π/t, और ये हो जाएगा आपका t/2 माइनस कॉस जी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, आई एवरेज इक्वल टू -2I0 अपॉन पाई, देखिए 2 ये भी कैंसिल चला जाएगा, है ना, तो इसको भी हटा दीजिए आप, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का I0 अपॉन पाई, और यहाँ क्या होगा बेटा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये आई एवरेज हमारा जो आएगा, आई एवरेज ये क्या आएगा, माइनस का I0 अपॉन पाई इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू भी कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, इससे पहले माइनस लगा हुआ है, जाएगा माइनस, तो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I0। बेटा इसको किस तरीके से आप रट लो, तो रट लो, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, साइकिल आपको दे देगा एक, आप सीधे बता देगा कि मतलब वैल्यू, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको, इसका मैं एग्जांपल बता, तो मान लीजिए दे दिया आपको करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू 10 साइन 100 टी दे दिया, ऐसे करके। अब यहाँ पे अच्छा ये I0 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था पीक वैल्यू होता है, क्या होता है बेटा, पीक होता है, पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू हुआ, वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आई एवरेज डायरेक्ट आ जाएगा क्या, इंटू 10 अपॉन पाई, तो 10 दूनी कितना हो गया, 20/, पाई की वैल्यू अगर आपको रखना हो तो रख लीजिए, 22/7 होता है, रख के आप इसको, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो गया। अब इसका थोड़ा सा इसकी के बारे में और डिटेल हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में एक बार डिटेल और देखते हैं कि ये वैल्यू अगर हम रखते हैं क्या है, ये एवरेज वैल्यू एक्चुअली है क्या चीज़। देखिए अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने रखा आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 या 3.14 रख लीजिए, तो अगर रखेंगे आप 3.14 अपॉन 3.14 इंटू पाई, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आई एवरेज की 0.7 पाई, बेटा 0. वैल्यू आती है, ये आती है आपकी 0.636 पाई, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू हो गया 60.6%, 0.6%, यहाँ सॉरी यहाँ पाई गलत लिखा हुआ है, तो आप I0 है ये I0, ये हो गया 60.6% ऑफ I0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आप पूरा वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप ये करंट की वैल्यू ले रहे हैं आई टाइम के साथ, अब ये इसकी पूरी वैल्यू है, ये इसका I0 है, ये इसका I0 है, लेकिन अगर हम बात करें,
इस आई एवरेज की कहाँ तक जाता है ये 63.6, तो मान के चलो जैसे यहाँ तक कहीं, ये जो वैल्यू हुआ आपका, ये वैल्यू हो गया 63.6%, यहाँ तक वैल्यू 6% ऑफ, इसका मतलब ये पीक से कम, इसका मतलब हुआ एवरेज वैल्यू जो होता है वो अपने पीक वैल्यू का 63.6% होता है। इसका मीनिंग ये हो, याद रखे रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट। एक बात और मैं आपको यही बता दूं कि अगर वेब अलग हो, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है जब पेपर थोड़ा टफ बनता है तो वेब क्या करता है, वो चेंज कर देता है। वेब चेंज करने का सेंस क्या है कि जैसे ये मान लीजिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ये हमारा वेब है, अगर आपको वेब कुछ ऐसे दे दे, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे स्क्वायर वेव दे दे, ऐसे करके स्क्वायर वेव दे दे, या मान लीजिए सपोज दैट ट्रायंगुलर टाइप का वेव दे दे ऐसे करके। अच्छा देखिए, अगर पूरे फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, जैसे देखिए ये 0 हो गया, ये टी हो गया, ये देखिए ये 0 हो गया और ये आपका टी हो गया। अगर पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे तो इसका भी फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 ही आएगी। देखिए जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे, तभी हाफ साइकिल के लिए निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल हाफ साइकिल के लिए t/2 जो भी आपका टाइम पीरियड दिया होगा, यहां से यहां तक का t/2 जो भी टाइम पीरियड दिया होगा, इस वेव का आपको इक्वेशन बनाना होगा। ये इक्वेशन बना के हाफ टाइम पीरियड के लिए आपको इस फार्मूले में, जहां पे जैसे ये हाफ टाइम पीरियड है, यहां पर आई है, यहां पर जो आई है वो आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहां पर जो इक्वेशन बनेगा उस यहां पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, आपको दूसरा। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं होता है ना, ये ज्यादातर कंपटीशन में आता है, अलग अलग मतलब वे पूछ रहे हैं, तो जब कंपटीशन के लिए देखेंगे तो हम बाद में फिर उसको और डिटेल, अभी बहरहाल हमारा फोकस जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि बोर्ड एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा कवर करें, ठीक है। तो ये होता है हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू। अच्छा ये भी याद रखे रहना, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये हो गया एवरेज। अब अगला पार्ट हमारा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे होती है। हाँ अब देखो, अब देखो, ये हम लोगों ने की बात कर ली एवरेज वैल्यू, अब हम बात करेंगे आरएमएस। देखिए आरएमएस वैल्यू जो होता है, का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, ये सेकंड प्रॉपर्टी अल्टरनेटिंग की क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। आर का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। तब हाँ, का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू। अब देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा इसको आप फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट, जरूरी नहीं हाफ साइकिल, या आप इसको हमेशा फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट। अब इसका मेन ये है कि फार्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा करंट का इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मान लीजिए है। अब इसकी हमको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, इसके लिए फार्मूला आपको यूज करना है आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए नाम ही देखिए मीन, मतलब के अंदर लेना 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t आई स्क्वायर डी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप वोल्टेज का निकालना है तो पी आर एम एस इक्वल टू 1/t टी आएगा। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा सर, v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी होगा, सिंपल सी बात। अब देखिए कैसे निकाला जाए, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई आर एम एस इक्वल टू, अभी देखिए कभी भी अगर रूट परेशान करे, मैं हमेशा बताता हूँ रूट अगर परेशान करे तो स्क्वायर, रूट का तोड़ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम आई स्क्वायर डी टी, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओ। तो अब देखिए ये हो जाएगा आई आर एम एस का इज इक्वल टू 1/t 1/t इंटीग्रेशन, अच्छा आई नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है तो हम बाहर ले लेंगे आई नॉट स्क्वायर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी। तो अब यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है। देखिए आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई, लिमिट देखिए रख दीजिए,
से लेके टी, और इसको आप रख दीजिए 0 से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रख दीजिए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 हो गया। अच्छा बच्चों देखिए, 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिए। इसको जब बाहर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। बेटा एक बात बता दे, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन लगभग लगभग समझ लीजिए हर साल आईसीएसई बोर्ड में आता है। अभी नहीं आया नहीं आया, लगभग लगभग हर साल आता है। और 3 नंबर 4 नंबर में इसको 3 नंबर में कम से कम पूछते हैं। ध्यान से इसको समझिए कैसे इसको। देखिए आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन दोनों का कर लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, एक हो जाएगा 1 डी टी, देखिए तो अंदर लाएंगे तो 1 इंटू जाएगा, और दूसरा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, क्या हो जाएगा बेटा, cos 2 ओमेगा टी इंटू ये आपका। अब देखिए आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में बेटा टी होता है, याद रखे रहना। देखिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है सी डी एक्स ऐसे लिखा है, वो आपको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे उतार दो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वैल्यू रखो, आंसर होगा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आपको करना है 10 डी एक्स, 10 को ऐसे उतारो, के रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो लिख दो 10x, आंसर आ गया, कल सी बात है। तो इसको जो है आपको देखिए, इसका क्या होगा बच्चा, 1 का टी के रिस्पेक्ट में लिमिट क्या हो जाएगी 0 से माइनस। अब देखिए यहां पर फिर से वही 1 अपॉन कॉस का प्लस साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, प्लस साइन होता है, ये बाहर आ जाएगा 1/2 ओमेगा बाहर, और इसका हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, और लिमिट क्या हो जाएगी फ्रॉम 0 से लेके। अब देखिए ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन, लिमिट हो गया ये t-0, और ये -1/2 ओमेगा, और ये हो जाए आपका साइन ओमेगा। अच्छा ओमेगा की वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं, क्या होता है 2π/t, आपको मैंने अभी बताया था π/t, और ये जो है हाई लिमिट से रिप्लेस होगा, कैपिटल टी माइनस ये हो जाएगा आपका 0 रखोगे तो ये पूरा साइन 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा t-0 के बराबर हो गया, -0 t माइनस -1/ओमेगा। अब यहाँ देखना टी से टी कैंसिल, 2 4 साइन 4π माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, साइन की वैल्यू इवन नंबर ऑफ पाई पे 0 होती है, ये बात याद रखें, साइन की वैल्यू इवन नंबर ऑफ पाई पे 0 होती है। साइन बताओ, चलो बताओ, साइन 2π की वैल्यू 0, साइन 4π की वैल्यू 0, साइन 6π की वैल्यू 0, साइन 8π की वैल्यू 0। इसमें मतलब अंडरस्टूड है। फिर कभी अगर वो हुआ डिटेल में अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा, ये सब मैथमेटिक्स के टर्म होते हैं तो मैं आपको ग्राफ से भी इसको समझा दूंगा। बहरहाल अभी यहाँ इतना याद रखें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये हो जाएगा आपका 0 - 0, क्या हो गया, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 2, और ये पूरा ये 0 - 0 ये पूरा कंप्लीट इधर माइनस का 0 हो, क्या हो गया बेटा, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब आप क्या एक काम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, जैसे ही दोनों तरफ रूट लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट रूट डेरिवेटिव को भी आपको क्या करना है, याद रख, है ना, क्या कह रहा है ये, मुझे याद रख, है ना, खाली याद रखना, मेरा राह तक ना।
राह मत तक खाली याद रखें, ठीक है। तो क्या है आई आर एम एस इक्वल, आई नॉट क्या है, आई नॉट है आपकी पीक वैल्यू अपॉन। अब बात आती है सर का, जरा बताइए इस मीनिंग क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। दिक्कत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, याद रखे रहना ये। अब देखिए आगे, आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या था बेटा, आई नॉट अपॉन, अब देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, आई आर एम एस इक्वल टू 1/√2 इंटू आई नॉट। अब देखो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है, आई आर एम एस इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू नॉट। परसेंटेज में देखेंगे तो क्या होगा, आई आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ नॉट। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तुम लोग समझ गए हो क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जो तुम समझ रहे हो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है बच्चों, ये पीक वैल्यू होती है का 70.7 मतलब 70.7% लगभग लगभग आपका यहाँ आएगा, लगभग लगभग यहाँ कहीं आएगा। ये वैल्यू जो होती है ये आपकी, ये वैल्यू जो है 77%, ये इसकी एस वैल्यू। अगर मैं दोनों तीनों चीज को एक साथ लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो बेटा ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट बोल, ये हो गई अल्टरनेटिंग करंट जी, ये सर हो गई पीक वैल्यू टाइम, ये हो गई पीक वैल्यू, सही सर। 0.3% मतलब या 63 पॉइंट कितना थे उसकी वैल्यू, 63.6। अगर हम 63.6% की बात करें, 3.6 तो 63% ऑफ आई नॉट है, ये कौन सी वैल्यू होती है, एज होती है बेटा। लेकिन इसका 70 कितना, 70 पॉइंट कहाँ गया देखो, 70.7% जो होता है ऑफ आई नॉट, आई नॉट ये कौन सी वैल्यू होती है, इस होती। होप कि आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि अल्टरनेटिंग करंट में पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे, सपोज दैट आपको क्वेश्चन एक दे रहा है कि करंट की वैल्यू दे दिया आई इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी, ऐसे दे दिया 100 पाई टी। आपसे कह रहा है इसका एवरेज बताइए, एवरेज वैल्यू। और दूसरा कह रहा है इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल, आपको पहले तो फार्मूला आना चाहिए। तो आई एवरेज का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 आई नॉट अपॉन पाई। अभी मैंने बताया था आपको, देख लीजिए एवरेज का फार्मूला क्या बताया था मैंने, बताया था एवरेज का फार्मूला आई नॉट अपॉन पाई, क्या आया था, 2 आई नॉट अपॉन पाई आया था। क्या करना है आपको, 2 आई नॉट अपॉन पाई। अब देखिए इसमें ये आपको मैंने बताया ये कौन सी वैल्यू होती है, पीक वैल्यू। यहाँ रखो 2 इंटू 10/पाई, 10 दूनी 20/पाई, एवरेज वैल्यू आ गई। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं आप, 3.14 रख के सॉल्व कर लीजिए। आरएमएस निकालना है तो अभी आरएमएस का फार्मूला मैंने क्या आपको क्या बताया, क्या है आरएमएस का फार्मूला, आई नॉट अपॉन √2। तो रखिए आई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, 10/√, सॉल्व कर लीजिए इसके बाद को। ये था एवरेज वैल्यू, इस वैल्यू, पीक वैल्यू और सारी चीजें कैसे देखें। एक इंपॉर्टेंट और बहुत इसमें होता है, एक पॉइंट होता है तो बोलते हैं हम लोग फेज या फेजर डायग्राम। ये क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता, एक तरीके का वोल्टेज और करंट का वेक्टर नोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपसे
ये करंट है, ये मान लीजिए मैंने बोला आपसे करंट है। अब मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज जो है, अच्छा मैं पूरा आपको इक्वेशन लिखता हूं और क्लियरिटी आपको समझ, ध्यान से समझिए, पहले आप इक्वेशन समझिए तब और क्लियर। जैसे मान लीजिए करंट का इक्वेशन अभी जो मैंने आपको बताया था ऐसे बताया था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, तो मैंने बताया था अगर ऐसे इक्वेशन है बेटा, इसका मतलब इसमें कोई फेज नहीं है, नो फेज या नो फेज एंगल ऐसे बोल दीजिए। लेकिन अगर आप ये ऐसे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, अगर ऐसे लिखा हुआ है फाई होता तो हम लोग फेज एंगल। ये क्वेश्चन में आपको जैसे मान लीजिए यहाँ रखा है π/4, π/3 या π/6 या π/2, वो आपका जो भी एंगल होगा वो आपका फेज एंगल। एक बात, दूसरी बात सुनिए, प्लस का मतलब होता है लीड करना, मतलब होती है लीडिंग, और माइनस का मतलब होता है बच्चों लैगिंग। लैगिंग अब मैं पहले आपको सिखा देता हूं कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा करंट का, I इज इक्वल टू 20 साइन 100t प्लस π/2 का मतलब समझ रहे हो क्या है? का मतलब हुआ कि ये जो करंट का इक्वेशन है, इसकी पीक वैल्यू 20 है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है, इसका फेज एंगल π/2 है, और ये करंट जो है इस फेज एंगल से देखिए प्लस, प्लस का मतलब लीड, इसका मतलब ये करंट π/2 एंगल से क्या हो रहा है? लीड कर रहा है। π/2 एंगल से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखा हूं I इज इक्वल टू 20 साइन 100t माइनस π/6, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये फेज एंगल है, इस फेज एंगल से ये करंट लैग कर, माइनस का मतलब क्या हुआ? तो ये पहले आपको इक्वेशन समझना पड़ेगा, लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है। अच्छा, अब इसी वोल्टेज, मान लीजिए सपोज दैट वोल्टेज हमारा, ये ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए वोल्टेज हमारा लिखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा चलो तुम लोग बताओ, ये जो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, इसमें वोल्टेज बताओ फेज एंगल कितना है कुछ फेज एंगल इसमें? नहीं, +5 कुछ है? नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई फेज एंगल नहीं है। ये वोल्टेज सप्लाई देने से, इस वोल्टेज की सप्लाई देने से, अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टिव सर्किट है, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस है R, इस पे मैंने सप्लाई दिया, कौन सी सप्लाई देंगे? AC सप्लाई देंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं तो कौन सी सप्लाई देंगे? AC सप्लाई। अब मैंने आपको शुरू में बताया था AC सप्लाई ऐसे देखिए। अब देखिए, अब मैंने यहां पर जो वोल्टेज दिया वो क्या दिया? V नॉट साइन ओमेगा टी। इसके कारण इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो करेगा। अच्छा, अभी इसको मतलब वो मत समझना कि बिल्कुल यही करंट, इसमें करंट जो फ्लो करता है उस करंट में और इस वोल्टेज में कोई फेज एंगल नहीं हो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मान लेता हूं मैं, इन केस अगर मैं मान ली, अभी मैं आपको खाली तरीका, पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ा जाता है। देखिए I इक्वल टू, मान लीजिए करंट आया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मान लीजिए सपोज दैट, ये होता नहीं, मैं फिर बता दूं, ये होता नहीं है। इसमें वोल्टेज देने से करंट में कोई लीडिंग लैगिंग नहीं आती, कोई फेज नहीं आता, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि पढ़ा कैसे जाता है। अब मान लीजिए आपने ये सप्लाई दिया और इसमें करंट ये फ्लो कर रहा है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे पता है? कि ये वोल्टेज देने से जो इस सर्किट या इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट π/2 एंगल से लीड कर रहा है। अब इसको सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी वेक्टर, मतलब वोल्टेज और करंट के जो वेक्टर नोटेशन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान सुनो। जैसे मान लो सपोज दैट, क्या करो, बहुत सिंपल, करंट को रिफरेंस मान लो, करंट को हमेशा रिफरेंस। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि करंट लीड कर रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज लैग कर रहा है। तो आप इसको दोनों तरीके से बताओ। देखिए, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, देखिए नीचे वोल्टेज, ये करंट, देखिए कितने एंगल से? ये π/2 एंगल से करंट ये लीड कर, कितने एंगल से? पाई। तो यही करंट और वोल्टेज का जो ये वेक्टर नोटेशन बनाया जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है फेजर डायग्राम। इसी को क्या बोला जाता है? फेजर डायग्राम। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब मैं अभी आगे आपको अलग अलग सर्किट में बताऊंगा। अब हम लोग सर्किट इस पढ़ेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कैसे AC सप्लाई देने से क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में